अरे नालायको, चाय पी रहा है? मालूम है भारत चाय किसके द्वारा लाया गया था? आओ यहाँ तुमको हम बताते हैं चाय भारत किसके द्वारा लाया गया था। सन 1600 ईस्वी का वो वक्त था। हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। हमारा व्यापार दुनिया भर में फैला है। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में चाय लाया हूं। भारतवासियों, लो चाय पियो। आज हम आपको डच और अंग्रेज का जो भारत आगमन हुआ था उसके बारे में बताएंगे। यूरोपियों का आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, उसके बाद फ्रांसीसी डेनिश जो भी है सब कंपनी आएंगे। आखिर क्या रीजन था जो कि सब भारत ही आना चाहते थे? कुछ तो भारत के पास विशेष होगा तभी ना। तो दोस्तों था क्या कि उस समय जब इसके पहले का क्लास में हम बात कर चुके थे कि जब भारत और यूरोपियों के बीच प्राचीन और मध्यकाल में भी व्यापार होता था, पर दोस्तों जो स्थलीय मार्ग से होता था उस मार्ग पर अरबवासी का कब्जा हो गया, और जब अरबवासी का कब्जा हो गया तो यूरोपियों को जलीय मार्ग का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए बोला जाता है यूरोपियों के द्वारा भारत का खोज किया गया। ऐसा नहीं था कि भारत कहीं खोया हुआ था, भारत कहीं खोया हुआ था या फिर भारत नाम का कोई देश था ही नहीं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, भारत का नाम देश भी था और भारत के साथ यूरोपियों का व्यापार भी होता था। पर जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया उसी के विकल्प के रूप में जलीय मार्ग का सहारा लिया गया, और जलीय मार्ग के द्वारा पहला जो भारत यूरोपीय आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो पुर्तगाली थे। जब पहले पुर्तगाली आ जाएंगे और यहाँ से वास्को डी गामा बहुत अधिक मात्रा में धन लेके जाएंगे, और तब इससे जो वहाँ का और अलग अलग देश है उसको पुर्तगाल से ईर्ष्या होने लगेगा और जलन होने लगा कि ये तो भारत गया और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में धन लेके आया है, और उसी धन की लालच में एक एक करके यूरोपीय देश भारत आएंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए पूरब की ओर की दौड़। दोस्तों पूरब की ओर का मतलब क्या हुआ? वही बोला जाता है तोरदेशलास की संधि। जब तोरदेशलास की संधि स्पेन और पुर्तगाल के बीच हुआ तो दोनों ने ये सीमा निर्धारण किया एक अटलांटिक महासागर के बीच, और बोला गया कि पश्चिम के ओर स्पेन व्यापारी करेगा, वहीं पूर्व की ओर पुर्तगाल। उसके बाद ये हुआ कि जितना भी क्या बोलते हैं यूरोपीय लोग थे सब किधर आने लगे? पूर्व की ओर। इसीलिए बोला जाता है पूरब की दौड़ साम्राज्यवादी वही खाता। अब साम्राज्यवादी वही खाता क्या होता है दोस्तों? यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया गया जो यूरोपियों के द्वारा, उसी के बारे में जो विस्तृत तरीके से घटना के बारे में बताया जाता है उसी को बोला जाता है। कैसे कुछ व्यापारियों की एक कंपनी ने भारत पर कब्जा किया? दोस्तों वो तो एक व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे, पर वो यहाँ आके एक सत्ता के जैसा यहाँ वर्चस्व अपना स्थापित कर गए, जैसे कि आप अंग्रेज को ले सकते हैं। और इसमें जो आज हम बात करेंगे दोस्तों डच और अंग्रेज के बारे में। ये देखिए डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। पुर्तगाल के बारे में पहले बात कर चुके हैं, और यदि आपको नहीं मालूम है तो इसके पहले का जो क्लास है वो जाके देखें और देख के कमेंट में बताएं कि वो क्लास आपको कैसी लगी। आइए जानते हैं। ये देखिए पुर्तगालियों से प्रेरणा और पूरब का आकर्षण। दोस्तों डच और अंग्रेज पुर्तगाल से प्रेरणा लेकर भारत की ओर आए थे धन की लालच में, और इसी का मतलब होता है पूरब की ओर लालच या फिर आकर्षण। ये देखिए प्रेरणा। पुर्तगालियों के मुनाफे को देखकर हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी भारत की ओर आकर्षित हुए। दोस्तों हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही देश था, और वहीं के जो लोग थे वो रोज डच थे, और ये पुर्तगाली के मुनाफा को देख के भारत के आने के लिए आकर्षित हुए। और इनका प्राथमिक लक्ष्य था दोस्तों मसालों का व्यापार, विशेषकर इंडोनेशिया और भारत थे। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया में उस समय से वर्ल्ड का फेमस मसाला मिलता था। इसीलिए बोला जाता है कि मसालों का व्यापार को अधिक मात्रा में इनके द्वारा क्या बोलते हैं उसको व्यापार को लेके अधिक मात्रा में वर्चस्व और क्या बोलते हैं अपना सत्ता बनाने के लिए
मसालों का व्यापार वो अधिक मात्रा में करना चाहते थे। वहीं पहला कदम हुआ क्या दोस्तों कि 1596 ईस्वी में प्रथम डच यात्री कर्नेलियल हाउटमैन का आगमन। कहने का मतलब है पहला डच व्यक्ति कर्नेलियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में कहाँ आए थे, भारत आए थे। ये देखिए कितना बढ़िया से ये चित्र दिखाया गया, आप देखिए। उसके बाद देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक कारपोरेट प्रोफाइल कंपनी थी और इसकी स्थापना दोस्तों 1602 ईस्वी में हुई थी। कहने का मतलब है कंपनी का जो नाम था दोस्तों यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और इसका स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। और वहां के राजा के द्वारा 21 वर्षों का आज्ञा पत्र दिया गया था व्यापारी को व्यापार करने के लिए। और दोस्तों जो इस कंपनी को लगाने में या फिर बनाने में जो खर्च हुआ था वो 65 लाख गिल्डर खर्च हुआ था। उसके बाद देखिए इसका प्रबंधन मतलब कि इसका संचालक करने वाला कौन था दोस्तों, तो कोई राजा या फिर सरकार नहीं था, वो एक 17 सदस्य लोग का कंपनी था, यानी कि 17 लोग मिलकर उस कंपनी को बनाया था, इसीलिए बोला जाता 17 सदस्य बोर्ड के द्वारा संचालित कंपनी। कहने का मतलब है 17 लोग उस कंपनी में साझेदारी किए थे और अपना अपना धन लगाकर ये कंपनी बनाए थे। उसके बाद व्यापारिक मॉडल के बारे में क्या बोलते हैं, सहकारिता। ये दोस्तों सहकारिता पे आधारित था, जिसका मतलब है कार्टेज सिस्टम। और देखिए ये बोर्ड का मतलब होता है कि इसमें विभिन्न विभिन्न लोग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये कुछ मात्रा में धन दिए, ये कुछ मात्रा में धन दिए और धन दे के कंपनी का स्थापना किए। उसके बाद देखिए मसालों से लेकर सूती कपड़े तक का सफर, आप सफर बोल सकते हैं। कहने का मतलब वो तो पहले मसाला के लिए यहाँ आए थे, मसाला का व्यापार के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद जब भारत में वो आएंगे तो भारत का सूती वस्त्र जो विश्व का सबसे बेहतरीन वस्त्र में से एक था वो भारत में उत्पादन किया जाता था। और उसको देख के डच लोग बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने मसाला के साथ साथ क्या किए, मसाला के साथ साथ सूती कपड़ों का भी व्यापार करने को प्रोत्साहित करेंगे वो। देखिए चरण प्रथम में क्या है, इंडोनेशिया के द्वारा डच कंपनी का प्रारंभिक ध्यान गया। कहने का मतलब है दोस्तों मसाला के लिए पहले वो इंडोनेशिया के तरफ आकर्षित हुए डच लोग, इसलिए यहां दिया गया है डच कंपनी का प्रारंभिक ध्यान इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार पर था। पर चरण 2 में ऐसा हुआ दोस्तों कि वो भारत आए, भारत से उन्होंने सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, सोरा और बाद में नील का व्यापार किया। देखिए सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, सोरा और बाद में नील का व्यापार किया। कहने का मतलब यह था दोस्तों कि आए थे तो वो मसाला की खोज में, क्योंकि वो तो जानता था कि मसाला का हम यदि व्यापार करेंगे तो हमको अधिक मात्रा में फायदा होगा। पर दोस्तों जब वो भारत आए तो उनको लगा कि सिर्फ मसाला ही यहाँ का बहुमूल्य चीज नहीं है, उसके अलावा सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, सोरा और नील भी यहाँ का बहुमूल्य है, और इसको हम लेके जाके यूरोप में इसका व्यापार करेंगे तो हमको बहुत मात्रा में फायदा मिलेगा। और देखिए उसका ऐतिहासिक योगदान क्या था दोस्तों, भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय डचों को ही जाता था दोस्तों। न ही पुर्तगाल, न ही अंग्रेज, न ही और कोई यूरोपीय कंपनी भारत जो वस्त्र सूती वस्त्र था यूरोप में उसका पहली बार व्यापार किया था। और यूरोप के साथ जो सूती वस्त्र का व्यापार करने वाला प्रथम कंपनी था वो कौन था, डच था। इसलिए यहाँ लिखा गया है भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, डच को। देखे दोस्तों आप सब कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है आपको क्लास, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। उसके बाद आगे देखते हैं डच साम्राज्य का विस्तार और पतन। दोस्तों धीरे धीरे डच यहाँ आए व्यापार के रूप में, पर अपना वो साम्राज्य विस्तार करेंगे, और साम्राज्य विस्तार करेंगे तो कोई भी चीज का दोस्तों अति होता है तो उसका अंत भी होता है। अति का मतलब यानी उसका पुट पॉइंट, और पतन का मतलब वो अब खत्म हो गए, उसका वर्चस्व समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों डच कंपनी का भारत में स्थापना 1605 ईस्वी में हुआ था, और जिस जगह पे उस कंपनी का स्थापना हुआ था
उस जगह का नाम मसूलीपट्टनम था, जो कि आंध्र प्रदेश में था। और देखिए वहां लिखा गया है डच का प्रथम फैक्ट्री। उसके बाद विस्तार जो अपने वो भारत क्षेत्र में वो करेंगे दोस्तों। देखिए उन्होंने पहले पुर्तगालियों को हराया। जब वो आए तो यहाँ पुर्तगाली भी उनसे हार गए थे, क्योंकि पुर्तगालियों से इनकी सेना अधिक शक्तिशाली था, नौसेना भी अधिक शक्तिशाली था। उसके बाद उन्होंने पुर्तगाली से पुलिकट जीता, सूरत जीता, चिनसुरा जीता, वहीं कासिम बाजार जीते, पटना और कोचीन में फैक्ट्रियां स्थापित की। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पुर्तगालियों के हराकर उन्होंने बहुत जगह पर अपना व्यापारिक कंपनी खोला। कौन? डच। उसके बाद एक ऐसा समय आया दोस्तों कि अब वो भारत से जाने पे कगार पे हो जाएंगे। वही समय है दोस्तों 1759 ईस्वी। और इस समय दोस्तों बेदरा का युद्ध होता है, एक वेदरा का युद्ध। और दोस्तों ये 1759 में होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा देता है और डच का करारी हार होता है। वो हार के कारण डच भारत से चले जाते हैं, यानी कि डच का पतन हो गया। अब दोस्तों पुर्तगाली चला गया, डच चला गया, अब कौन रहेगा? बाकी जो और कंपनी थी वो उतना शक्तिशाली थे नहीं, तो राजा कौन बनेगा? वर्चस्व भारत पर किसका होगा? वो होगा अंग्रेज। आइए देखते हैं बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डचों की करारी हार। इसके बाद भारत में डच शक्ति का पतन हो गया। उसके बाद आइए दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों यही वो देश है जिन्होंने हमारे देश को खोखला बना के रख दिया, गुलाम बना के रख दिया, हमको जाति धर्म में बांट के रख दिया। और बोलते हैं कि हम भारत को जाके सभ्य बनाएं, उसको जाके बोले कि तुम ही हम सबको जाति धर्म और क्या बोलते हैं विभिन्न क्षेत्र के आधार पे बांटा है, और बोलता है कि हम तुमको जाके सभ्य बनाए हैं। तो आइए दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको मालूम है तो बताएं कमेंट में कि क्या ये सही है 1600 ईस्वी में? हाँ दोस्तों 1600 ईस्वी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका मूल नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताएं इसका मूल नाम क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो दोस्तों इसका मूल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। कहने का मतलब है दोस्तों इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन के सरकार के द्वारा बनाया गया एक कंपनी जो कि ईस्ट पूरब की ओर व्यापार के लिए बना है। और दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, और यह स्थापना जो वहां की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था। और उनको ये द्वारा 15 वर्ष तक, ये देखिए 15 वर्ष का एकाधिकार दिया गया। और उसी एकाधिकार के तहत कंपनी भारत आएंगे और यहाँ व्यापार करेंगे, व्यापार करते करते यहाँ पर राज भी करने लगेंगे। और देखिए प्रारंभिक दिशा दोस्तों डचों की तरह ही अंग्रेज भी सबसे पहले इंडोनेशिया और मसाला व्यापार के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अंग्रेज भी पहले मसाला के ही खोज में आए थे, मसाला के ही चक्कर में आए थे और इंडोनेशिया गए थे। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद धीरे धीरे भारत में आएंगे और यहाँ खोखला करके वो चले जाएंगे। रोचक तथ्य क्या है दोस्तों? समुद्री मार्ग से पहले 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिंडेल हॉल था। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब ये था कि 1599 में स्थल मार्ग से एक अंग्रेज आ गए थे और उसका नाम था क्या दोस्तों? जॉन मिल्डन हॉल। आगे देखते हैं दोस्तों। अब भाषाई कूटनीति और कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर का वार्तालाप 1608-1611। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि भाषाई कूटनीति तो था क्या दोस्तों कि वो जो एक कैप्टन हॉकिंस था जो कि अंग्रेज का एक दूत मान के चलिए, वो दूत बन के यहाँ आए थे, उसको तुर्की भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान था। और संयोग से दोस्तों मुगल वंश जो उस मुगल वंश पे जो शासक करते थे वो कौन थे मालूम है? बताइए कौन थे वो एक राजा थे जिसका नाम था
जहांगीर, और उनको अरबी और तुर्की बोलने वाले भाषाई लोग बहुत पसंद थे। इसीलिए दोस्तों ये 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन जहाज से सूरत पहुंचा। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया, क्वेश्चन में ये आएगा, एग्जाम में ये आएगा दोस्तों। और हम सच बोलते हैं दोस्तों, भारत का कोई भी एग्जाम ले ले, उस एग्जाम में इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता है दोस्तों कि आखिर कैप्टन हॉकिंस किस शासक के समय में आया था, या फिर किस वर्ष आए थे और पहली बार कहां आए थे। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप अड्डा 24 ये सब में पढ़े हैं और आपको मालूम है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के समय में रेड ड्रैगन जहाज से सूरत आए थे। उसके बाद देखिए, और दरबार में वो 1609 ईस्वी में पहुंचे, और वो किनका राजदूत था, जो ब्रिटेन का राजा था, यानी कि अंग्रेज ब्रिटेन इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उन्हीं का राजदूत बन के आए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ, दरबार में 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल दरबार में पेश हुए। कौन? कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद आगे देखिए, अब दोस्तों जब वो दरबार में आ जाएंगे तो अपना कूटनीति लागू करेंगे, अपनी कूटनीतियां लागू वहां करेंगे, और अपने हिसाब से वो किनको, जहांगीर को मोहने का काम करेंगे। मोहने का मतलब क्या है, क्या जानते हैं? रिझाना, अपने बात का अपने जाल में फंसाना। और देखिए कूटनीतिक नीति, हॉकिंस को तुर्की और अरबी भाषा का गहरा ज्ञान था, और उसने जहांगीर से उसी का भाषा में बात कर उसे अचंभित कर दिया। दोस्तों उस समय बोला जाता था कि अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो कि भारत को मालूम ही नहीं था, भारतीय लोग को मालूम ही नहीं था। पर जब जहांगीर को पता चला कि अरे ये तो अंग्रेज कोई लोग हैं और इनको तुर्की और अरबी दोनों भाषा मालूम है, तो ये तो मेरे जैसे लोग हैं, इसीलिए उनसे जहांगीर प्रभावित हो गए। और उसके बाद उनको क्या देते हैं उपाधि, आप देख लीजिए, यदि आपको मालूम है तो कमेंट में बताएं। उसके बाद दोस्तों परिणाम ये हुआ कि जहांगीर प्रसन्न होकर हॉकिंस को खान की उपाधि देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? जहांगीर इनको खान की उपाधि देते हैं, खान की उपाधि, खान की उपाधि देते हैं किसको? हॉकिंस को। और 400 का मनसब भी बना देता है किसको? हॉकिंस को। कौन? जहांगीर। उसके बाद आइए दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन और अस्थाई ठिकाना 1612-13 ईस्वी में। कहने का मतलब है दोस्तों, जब उनके पास, अंग्रेज के पास मसाला का व्यापार करके, नील, कपड़ा, बाकी जितना भी तरह का व्यापार था सब व्यापार करेंगे, तो पैसा तो वो लेंगे ही। जब यहाँ 1 रुपया में खरीदते थे और यूरोप में 10 रुपया में बेचते थे, तो मुनाफा तो उसको होगा ही ना, और पैसा वही मुनाफा पैसा को बचा के रखेंगे और भारत में भारतीय राजा को भड़काएंगे, उसको लालच देंगे और भारत पर अपना सत्ता स्थापित करने का कोशिश करेंगे। और इसी में दोस्तों 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के निकल सौली के युद्ध में पुर्तगाली नौसेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। 1612 ईस्वी में दोस्तों एक लड़ाई हुआ अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, और जो वो युद्ध हुआ था वो सौली नामक स्थान में हुआ था। और इसमें दोस्तों पुर्तगाली का बुरी तरीके से हार होती है, और इससे जो है क्या बोलते हैं, जहांगीर प्रभावित हुए। अब कहने का मतलब है उस समय जो था दोस्तों, जिस समय अंग्रेज शुरू में आए ही थे और पुर्तगालियों का वर्चस्व था, और जब उस जो वर्चस्व वाले लोग हैं उसको कोई नया आदमी आके हराएगा तो अचंभव वाली बात तो होगा ना। यही सब देख के दोस्तों जहांगीर अचंभित हो गए और उससे प्रभावित हो गए। किससे? अंग्रेज से। और उसके बाद दोस्तों देखिए उसके आगे क्या होता है। और इस सैन्य शक्ति से प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे देती है। कहने का मतलब है दोस्तों, अब पुर्तगाल को जब अंग्रेज हरा दिए, तब क्या बोलते हैं, जहांगीर ने समझ लिया कि नहीं, अब ये तो पुर्तगाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, अब तो हम इसी के संरक्षण में इसी के साथ व्यापार करेंगे जिससे कि हमको अधिक मात्रा में मुनाफा हो। और उसका सेना भी बहुत शक्तिशाली था जो कि अंग्रेज अपने हिसाब से बनाए थे। इसीलिए दोस्तों
1613 ईस्वी में अंग्रेज को सूरत में अपनी पहले स्थापित फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति जहांगीर दे देते हैं। उसके बाद आइए, अब देखिए भारत में व्यापारिक जाल का विस्तार 1615 के बाद। दोस्तों व्यापारिक जाल का विस्तार 1615 के बाद, और वो बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएंगे? अंग्रेज। ये देखिए 1615 में जन प्रथम का दूत सर थॉमस रो भी भारत आए थे 3 वर्ष के लिए। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेज अपना फैक्ट्री को बढ़ाने लगे और फैक्ट्रियों का विस्तार वो करते हैं। पहले भरूच में करें, सूरत के बाद भरूच करेंगे, अहमदाबाद में स्थापित करेंगे, मसूलीपट्टनम में करेंगे, अजमेर में करेंगे, आगरा में करेंगे और पटना में करेंगे। कहने का मतलब है अंग्रेज अब धीरे धीरे अपना क्षेत्र का विस्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मुगल शासक था वो तो उसको सहयोग कर ही रहा था अंग्रेज को, तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और अपने हिसाब से वो व्यापार करेंगे। उसके बाद इसी के परिप्रेक्ष्य में बिहार की एक बात होता है दोस्तों कि बिहार में वो फैक्ट्री स्थापित करने आए थे, लेकिन अंग्रेज ने दोस्तों 1620 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री बनाने का पहला प्रयास किया था, पर वो असफल रहा। पर दोस्तों डच ने 1632 में बिहार में पहली सफल यूरोपीय फैक्ट्री स्थापित की। इसका कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि दोस्तों यूरोपीय कंपनी तो बहुत आए थे, जिसमें आपका पुर्तगाल हो गया, अंग्रेज हो गया, डच हो गया और फ्रांसीसी सब भी है, लेकिन दोस्तों सभी में से सभी ने बिहार में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन पहली बार डच ने 1632 ईस्वी में बिहार में फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद आगे देखते हैं सुनहरा फरमान और गोलकुंडा का समझौता जो 1632 ईस्वी में हुआ था। इसी को दोस्तों गोल्डन फरमान भी कहा जाता है। ये देखिए सोने जैसा सुनहरा है ना, मालूम है ना जी, ये देखिए। और इस समझौता के तहत क्या होता है दोस्तों, जब वो गोलकुंडा में अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, वहां का जो गोलकुंडा का सुल्तान होता है, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसके साथ 1632 में एक समझौता होता है कि वो अंग्रेज 500 पेगोड़ा जो कि स्वर्ण मुद्रा होता था वार्षिक कर के रूप में देंगे। किसको? गोलकुंडा के शासक को। और उसके बदले में गोलकुंडा राज के जो बंदरगाह पर है उस पर मुक्त व्यापार करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज। ये देखिए अपना दोस्तों धीरे धीरे जाल बिछाने लगे। 500 पेगोड़ा देंगे कि अंग्रेज किसको? अब्दुल्ला कुतुब शाह को। और इसके बदले में गोलकुंडा राज के जो बंदरगाह है वहां जाके ये व्यापारी अपना व्यापार करेंगे। और देखिए नोट में क्या दिया है दोस्तों, एशिया में इस प्रकार का मुक्त व्यापार करने वाला अंग्रेजों को इंटरलोपर कहा जाता था। दोस्तों इस तरह जो एशिया क्षेत्र में व्यापार करते थे उस व्यापारी को इंटरलोपर्स कहा जाता था। ये देखिए यहां लिखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, शाही दहेज से कंपनी का मुख्यालय बंबई का सफर। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि दोस्तों हुआ क्या कि 1661 में एक विवाह हुआ और यह विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से हुआ। और दोस्तों उसके दहेज के रूप में पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स को बंबई दिया जाता है। और दोस्तों इसका मतलब क्या है कि दोस्तों पुर्तगाली का जो महारानी की लड़की थी जिसका नाम था क्या बोलते हैं कैथरीन, और कैथरीन का विवाह जो ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय उसके साथ विवाह हुआ। और विवाह के रूप में जो भारत में दहेज देने का प्रथा है उसी तरह वहां भी प्रथा था कि दहेज में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये सब कितना चालाक है। यूरोप का देश, शादी यूरोप में हो रहा है और दहेज के रूप में भारतीय शहर दिए जा रहे हैं। समझ सकते हैं क्या उस समय स्थिति रही होगी भारत की, और यहाँ का राजा की मानसिकता क्या होगी, और उसमें अंग्रेज और पुर्तगाल का क्या मानसिकता होगी। आइए देखते हैं। तो दहेज के रूप में दोस्तों चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा बंबई दिया गया। और दोस्तों चार्ल्स ने क्या किया, जो ब्रिटेन का जो था, जो ब्रिटेन का राजा था, राजा का पुत्र था, वो क्या करते हैं, जो यूरोपीय कंपनी है उसको 1668 ईस्वी में 10 पाउंड लेकर वार्षिक किराए लेकर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है।
कहने का मतलब है उन्होंने, अब वो राजा वहां से तो यहाँ थोड़ी ना आएंगे व्यापार करने के लिए या मुंबई को देखने के लिए, तो वो क्या करेंगे कि मुंबई का जो क्षेत्र है वो उस क्या करेंगे, उसको दे देंगे, क्या बोलते हैं वहां के राजा को। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1687 में दोस्तों अंग्रेजों का, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नया मुख्यालय कहां बनेगा। पहले तो दोस्तों 1617 में सूरत में बना था, पर उसके बाद दोस्तों इसका व्यापारिक कंपनी सूरत से हटकर बंबई चला जाएगा। और बंबई शहर के संस्थापक किसको माना जाता है, देखिए यहां दिया गया है, हम आपको बताते हैं। बंबई शहर संस्थापक गेराल्ड ओंगिया। तो दोस्तों उस बंबई शहर का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, और देखिए मुगल सत्ता से सीधा टकराव और औरंगजेब और अंग्रेज में। कहने का मतलब है दोस्तों जब यहाँ उसका मन बढ़ेगा तो समझ बोला जाता है ना, धन बढ़ता है तो मन बढ़ता है, और मन बढ़ता है तो फिर लड़ाई करेगा। देखते हैं ना समाज में कि जिसके पास पैसा रहता है वो हमेशा उसको लगता है किससे हम लड़ाई कर लें, ऐसा होता है ना। तो वही हुआ दोस्तों, जब यहाँ आके यहाँ पैसा बहुत अधिक मात्रा में अंग्रेज कमाएंगे तो यहाँ का स्थानीय जो यहाँ के जो केंद्रीकृत राजा थे उसको वो कुछ समझे, बस कुछ नहीं समझेंगे। और इसी के क्रम में उनका लड़ाई औरंगजेब के साथ होता है। उनका लड़ाई किससे होता है, औरंगजेब से लड़ाई होता है, और अंग्रेज और औरंगजेब के बीच लड़ाई होता है। और इसका तनाव का लड़ाई का कारण क्या था दोस्तों कि 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेज पर जजिया कर लगाया था। हालांकि सीमा शुल्क दिया था, पर वो जजिया कर जो लगाए थे ना, इससे कौन अंग्रेज नाखुश थे। क्यों, क्योंकि उसके पहले औरंगजेब के जो पहले शासक थे जैसे जहांगीर सब वगैरह सब हो गए, वो तो उसको सपोर्ट ही करते थे अंग्रेज को। पर अब औरंगजेब आएंगे और 1680 ईस्वी में क्या करेंगे बताइए, कमेंट में बताइए। 1680 ईस्वी में क्या करेंगे, 1680 ईस्वी में औरंगजेब जजिया कर लगाएंगे अंग्रेज पर। हालांकि उनको सीमा शुल्क में छूट दी गई थी, फिर भी बोला जाता है उसका मन बढ़ा हुआ था। और उस समय अब धीरे धीरे जो है मुगल वंश पतन की ओर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लड़ाई तो करेंगे। देखिए उसके बाद वो क्या किए, जब ये जजिया कर तो वो मान गए, उसके बाद वो क्या करते हैं दोस्तों कि अंग्रेज ने आक्रमता की नीति अपनाई, और उसके विरोध में 1680 में ये हुआ दोस्तों। वहीं इसके बाद 1688 ईस्वी में सूरत के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने ताप्ती नदी के मुहाने पर घेराबंदी कर दी और मुगल जहाजों को लूट लिया। कहने का मतलब है ताप्ती नदी के किनारे मुगल जहाज, वहां मुगल भी तो व्यापार करते थे, व्यापार करने गए थे, पर वहां का जो एक ये गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, इन्होंने 1688 ईस्वी में मुगल जहाज को लूट लिया था। समझ सकते हैं दोस्तों, एक केंद्रीकृत सत्ता के राजा का जहाज को लूट लेना ये कितना बड़ा मन बढ़ता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, और औरंगजेब क्रोध और अंग्रेज का समर्पण। दोस्तों जब ये बात औरंगजेब से सुने तो उस समय दोस्तों औरंगजेब तो शक्तिशाली राजा था, औरंगजेब के बाद जो राजा आएंगे वो क्या बोलते हैं कमजोर होंगे, लेकिन औरंगजेब शक्तिशाली थे। और देखिए औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, औरंगजेब ने सख्त कदम उठाते हुए पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम और सूरत में सभी अंग्रेजी फैक्ट्री छीन ली। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, औरंगजेब के पास भी शक्तिशाली सेना थी, उन्होंने अंग्रेज का जो बगल का जो फैक्ट्री था जहां वो छोटा छोटा फैक्ट्री बनाया था वहां पर दबा बोले, और उन्होंने पटना में भगा दिया अंग्रेज को, कासिम बाजार से भगा दिया, मसूलीपट्टनम से भी भगा दिया, सूरत से भी भगा दिया। तो उसका ये था दोस्तों कि यदि उसके वो पूरा हार जाता था तो वो आके पैर पकड़ लेते थे कि सर क्या महाराज हमको छोड़ दीजिए, गलती हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए उन्होंने क्षमा मांगा,
औरंगजेब से क्षमा मांगा, अंग्रेज को झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी, और औरंगजेब को जुर्माना के रूप में 17,000 पाउंड का भारी जुर्माना लगाया गया। दोस्तों वो तो चाहते थे, 17,000 उसके लिए कुछ नहीं था, उससे कहीं अधिक मात्रा में यहाँ वो रहकर व्यापारी करके कमा सकते थे, व्यापार करके पैसा और बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त कर सकते थे। तो उसके बदले में 17,000 कुछ नहीं था। हाँ, पर एक बात और हुआ दोस्तों कि सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया। औरंगजेब ने बोला कि यहाँ यदि व्यापार करना है तो ये जो पहले घमंडी सर जॉन चाइल्ड है, नमक हराम जो सर जॉन चाइल्ड है, इसको हराना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश में हमारे हिसाब से मेरे राज्य में ये व्यापार करता और मेरा ही नाव को ये लूट लिया, ये क्या समझता है। और उसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर जॉन चाइल्ड को यहां से निष्कासित कर देता है। उसके बाद आगे देखते हैं सत्ता का नुक्सा और जॉन सोरमन का मिशन 1715। धीरे धीरे दोस्तों जब ये अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे तो एक जॉन सोरमन का मिशन भारत आएंगे। देखिए मिशन का आगमन 1715 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर, जिस समय ये जॉन सोरमन आएंगे उस समय मुगल सत्ता पर फर्रुखसियर थे, और फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सोरमन आए थे। तो हुआ क्या दोस्तों कि फर्रुखसियर का उस समय कुछ आंतरिक पीड़ा से वो परेशान थे, बीमार थे। तो उनके साथ सोरमन के साथ एक चिकित्सक था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, और उन्होंने फर्रुखसियर की जो बीमारी थी वो ठीक कर दी और उसका सफल इलाज किए हैमिल्टन के द्वारा, और इससे फर्रुखसियर बहुत खुश हुए और उससे प्रसन्न हुए। और उसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि इस चमत्कार से खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ऐतिहासिक अधिकार पत्र जारी कर दिया जाता है। अब दोस्तों फर्रुखसियर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र देंगे और उसी अधिकार पत्र के तहत ये और अपना व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 1717 का फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा। दोस्तों ये जो 1717 का फरमान दिया गया था अंग्रेज को, इसको 1717 के कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है दोस्तों एक आधिकारिक पत्र, और इसी पत्र से वो अपना वर्चस्व स्थापित आगे जाके करेंगे। अब देखिए और इसमें क्या दिया था दोस्तों 1717 में, बंगाल, सूरत और बंबई में कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूल का अधिकार मिला। दोस्तों इस 1717 का फरमान में यह था दोस्तों कि बंगाल में कंपनी को राजस्व वसूल करने का अधिकार और 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट। कहने का मतलब है 3,000 वार्षिक कर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह को, और उसके बदले में बंगाल में वो टैक्स मुक्त मतलब कर मुक्त व्यापार करेंगे, समझते। और दोस्तों उस समय बंगाल जो था एक धनी राज्य में एक था, सर्वश्रेष्ठ धनी राज्य वो था बंगाल, और वहां का जब उसको कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा तो समझ रहे हैं ना क्या होगा, वो तो धनी बनेगा ही ना, और कौन गरीब होगा, यहाँ मुगल बादशाह। दोस्तों और सूरत में क्या होता है, सूरत में दोस्तों 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में सूरत में सभी करों की मुक्ति। देखिए ये क्या इसको बोला जाए उस समय के शासक को, ये बढ़िया बढ़िया बंगाल जो धनी क्षेत्र था, मुंबई, सूरत, सबको अंग्रेज को दे रहे हैं विलासिता के चक्कर में, और फर्रुखसियर भी एकदम विलासिता की ओर चला गया था। अब 10,000 के बदले में वार्षिक के बदले में सूरत सभी करों से मुक्ति। अब सूरत में जो वो व्यापार करेंगे उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ साल में एक बार 10,000 रुपया दे देना है, उसके बाद जितना उसको व्यापार करना है करते रहे, तो इससे भी उसको फायदा ही हुआ अंग्रेज को दोस्तों। उसके बाद बंबई में ढाले गए इस कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैध घोषित कर दिया गया और उसका स्थिति अत्यंत मजबूत हो गई। कहने का मतलब है दोस्तों ये हुआ कि अंग्रेज बंबई में अपना कोठी के अंदर अपना सिक्का डालते थे, और इस अधिकार पत्र के तहत दोस्तों
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे जो मुगल राज्य था, मुगल वंश का जो राज्य था, पूरे राज्य में वो अपना मुद्रा चलाएंगे। और इसका बदले में क्या हुआ दोस्तों कि औरंगजेब ओरिजिनल मुद्रा था उसको रख लेते थे और उसके बदले में जाली मुद्रा बाजार में प्रचलित कर देते थे। इससे दोस्तों क्या हुआ, मुगल वंश में, इसीलिए उस समय दोस्तों सोना चांदी का धीरे धीरे कमी होने लगती है, क्योंकि ओरिजिनल सोना चांदी वो छुपा लेते हैं, उसके बदले में जाली पैसा निकाल देते हैं। यही है। उसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों, साम्राज्य की गढ़ और कूटनीतिक दूत। दोस्तों प्रमुख यूरोपीय किले, दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में अंग्रेज के द्वारा बनाया गया किला था। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज ये कलकत्ता में ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। और पोर्ट लुई ये पांडिचेरी में ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों ये वो जीतेंगे, जितना भी ये क्षेत्र है वो अंग्रेज धीरे धीरे जीतेंगे। उसके बाद मुगल दरबार में जो आने वाला दूत था, दूत आके क्या करेंगे, यहाँ मुगल वंश के राजा का सेवा नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने कूटनीतिक नीति से उनको उनके अपने बात में उलझाकर अपने साथ व्यापारिक अधिकार लेके जाएंगे। और इससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होगा। दोस्तों हॉकिंस 1660 ईस्वी में आए थे, जो कि जहांगीर के समय में आए थे। और थॉमस रो जो थे, सर थॉमस रो, ये 1615 ईस्वी में, ये भी जहांगीर के समय में आए थे। वहीं जॉन सोरमन 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय में आए थे। और इन्हीं ने उनका इलाज करता है, जिसके तहत उनको मैग्ना कार्टा मिला जाता है 1717 में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज के सफलता का कारण क्या था, कारण ये था दोस्तों उसका राजनीतिक जो था ना वो एकदम परिपूर्ण, बहुत जितना भी अंग्रेज थे सब एकदम कूटनीतिक से भरे हुए थे, एकदम उनके मन में काला और ऊपर से बढ़िया, सिर्फ ऊपर से गोरे थे लेकिन अंदर से वो काले थे। और सैन्य शक्ति तो उसका मजबूत था ही। देखिए ब्रिटिश ताकतों में उसके समुद्री, दोस्तों औरंगजेब अंग्रेज जो है, अंग्रेज के पास दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर नौसेना थी। कहने का मतलब है उस समय में दोस्तों जितना भी चाहे पुर्तगाल ले ले, डच ले ले, फ्रांस ले ले, सब में से सबसे अधिक नौसेना जो शक्तिशाली था वो किसका था, ब्रिटेन का। तो बोला जाता है उस समय जिसका समुद्र पर राज होगा उसी का पूरा वर्ल्ड पे राज होगा, भारत पे राज होगा, इंडोनेशिया पे राज होगा, जितना भी समुद्री क्षेत्र है उसी का राज होगा, जिसका समुद्र पर ये राज होगा। और वही उसके पास था, समुद्र से। और देखिए ब्रिटिश ताकतों की भू राजनीति, सरकारी समर्थन, दोस्तों ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी कूटनीति और सैन्य सहयोग प्राप्त था। कहने का मतलब है बाकी जो और कंपनी था उसको, जो वहां का राजा था, वहां का सरकार था, उसके तहत कोई उस टाइप का सरकारी समर्थन नहीं मिला था। पर अंग्रेज को वहां की महारानी, वहां का महाराजा के द्वारा आर्थिक सहयोग भी दिया जाता था, इसीलिए वो यहाँ अपना मजबूत स्थिति में है। उसके बाद भारतीय कमजोर, मुगल नौसेना की कमजोरी, विशाल थल सेना होने के बावजूद मुगलों के पास शक्तिशाली समुद्री सेना और बेड़ा का अभाव। कहने का मतलब है दोस्तों मुगल सेना उतना परिपक्व और शक्तिशाली नहीं था। और दूसरी बात, मुगल के पास तो सेना था वो, पर थल सेना था, जल सेना नहीं था। और जल सेना के साथ स्थलीय सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ताकतें औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में हुए औद्योगिक क्रांति ने उन्हें तकनीकी और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया। दोस्तों उस समय जिस समय वो अंग्रेज भारत आएंगे तो उस समय वो आधुनिक क्षेत्र में वहां बड़े बड़े मशीन का आविष्कार हो जाएगा, आधुनिक बंदूक, तोप, बड़े बड़े औजार, लड़ाई करने का दिशा सूचक यंत्र और स्थानीय टाइप का जैसे कि वस्त्र बनाने का बहुत टाइप का मशीन हो गया। तो इससे उसको क्या हुआ, फायदा मिला। जो कि यहाँ कच्चा माल लेते थे, इंग्लैंड में जाके बेचते थे, ब्रिटेन में जाके बेचते थे, इससे उसको फायदा होता था। आगे देखिए दोस्तों, अब और अंग्रेज के सफलता का कारण देखिए, कूटनीतिक और स्थानीय फूट। दोस्तों कूटनीतिक छल कपट, भारतीय शासकों के साथ संधियों में अंग्रेज ने हमेशा कूटनीतिक और धोखेबाजी का सहारा लिया। कहने का मतलब है दोस्तों वो भारतीय राजा के साथ संधि तो करते थे पर संधि को पूरा नहीं करते थे। बोला जाता है ना कि वो अपने बात से मुकर जाना। कहने का मतलब है हाँ हम आपके साथ तो हैं, कैसे बोला जाता है हम आपके साथ हैं पर आपके साथ नहीं है। जिस समय आप मेरे साथ हैं उसी समय तक हम आपके साथ हैं, उसके बाद आपके साथ नहीं है, ये उसका था।
कि वो भारतीय शासकों के साथ संधि करते थे, जब तक संधि करते थे तभी तक उसके साथ थे, उसके बाद उसका खिलाफ ही रहते थे। उसके बाद धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेज ने शुरुआत में भारत के धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे आम जनता का सीधा विरोध कम हो गया। कहने का मतलब है जो पुर्तगाल था आएंगे और पहले धर्म पे ही हमला करेंगे। भारत के लोग हैं, वो बोलेंगे पैसा लेके जाना है लेके जाओ, धन लेके, और भी यहाँ कपड़ा लेके जाना है लेके जाओ, वस्त्र लेके जाना जाओ लेके जाओ, लेकिन धर्म पर यदि तुम उंगली उठाएगा तो तुम्हारा उंगली काट दिया जाएगा। और ये बात अंग्रेज लोग समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय धर्म का विरोध शुरू नहीं करेंगे। और दोस्तों बोला जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के बाद वो ईसाई मिशनरीज भारत भेजेंगे, उसके बाद धर्म का प्रचार करेंगे, और पुर्तगाल ये पहले करते हैं, इसीलिए उसका पतन हुआ। और तीसरा दोस्तों आपसी संघर्ष। भारतीय क्षेत्रीय शासकों में एकता का पूर्ण भाव था, वे आपस में ही युद्धरत रहते थे, जिसका अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भारत का जो राजा था वो आपस में ही लड़ाई करते थे, बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, मुगल हो गया, सब आपस में ही लड़ाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ बोला जाता है ना, चार भाई जब लड़ाई करेगा तो तीसरा कोई फायदा उठाएगा ही ना। तो जो यहाँ स्थानीय शासक थे वो आपस में ही लड़ाई करते थे, इसमें फायदा किसको हुआ? अंग्रेज को हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। उसके बाद देखिए अंतिम विलय और एकाधिकार युग। दोस्तों विलय, ब्रिटेन की पूर्ववर्ती कंपनियों की मिलाकर द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज बनाए। कहने का मतलब है दोस्तों, ईस्ट इंडिया के कंपनी के तहत अंदर जो और दूसरा छोटा छोटा कंपनी थे उसको संभाल लिया गया, और इसी के अंदर बाकी सब कंपनी को डाल दिया गया, और ये कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में हो गई, बड़ा इसका क्षेत्र हो गया, ये हो गया उसका नामकरण। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इस लंबे नाम को छोटा करके आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। दोस्तों 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। उसके बाद एकाधिकार की स्थापना। 1717 के फरमान और मजबूत कूटनीति से अंग्रेज ने डच और फ्रांसीसी को भारत से खदेड़ कर अपना पूर्ण व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहने का मतलब है दोस्तों 1717 में जो उसको फरमान मिला ना, अपना स्थिति उसको मजबूत करने का मौका मिला, और उसी के बाद अंग्रेज फ्रांसीसी को यहाँ से भगाएंगे और डच को भगाएंगे, उसके बाद अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और देखिए ये जो बाकी कंपनी थी उसका दिया गया, देखिए ये और ही कंपनी था, सब कंपनी मिलकर एक बड़ा कंपनी बनाएंगे वो। उसके बाद देखिए निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, बही खाते से राजनीतिक सिंहासन तक। कहने का मतलब पहले तो वो व्यापार के रूप में आए थे, और अब वो भारत पर राज करेंगे, और 200 साल तक राज करके भारत को कंगाल करके वो चले जाएंगे, और उसके बाद बोलते हैं हम भारत को जाके सभ्य बनाए हैं। देखिए उन्होंने, देखिए क्या निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि महज मसालों की व्यापारिक कंपनी बन के आए अंग्रेजों ने कूटनीति, धोखे और नौसैनिक ताकत के अचूक मिश्रण से दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य में से एक को अपने अधीन कर लिया। डचों की शुरुआत शानदार थी, लेकिन वे मसालों तक सिमट गए, जबकि अंग्रेजों ने शाही फरमान और आपसी फूट का लाभ उठाकर भारत को अपने साम्राज्यवादी बही खाते की सबसे बड़ी संपत्ति बना ली। दोस्तों अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मसाले की व्यापारिक कंपनी बन के आई थी, पर वो भारत में कूटनीति, धोखा और नौसैनिक ताकत के अचूक मिश्रण से दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य, उस समय दोस्तों मुगल साम्राज्य जो था दुनिया के अमीर साम्राज्य में से एक था, को अपने अधीन कर लिया। और डचों की शुरुआत शानदार थी। दोस्तों शुरुआत में औरंगजेब से शक्तिशाली, अंग्रेज से शक्तिशाली डच थे, पर वो मसाला की ओर अधिक झुक गए, उसका ध्यान हो गया, जबकि वो इंडोनेशिया के तरफ चले गए, जो कि यहाँ इसको दूसरा कोई कंपटीटर नहीं मिला। और जबकि अंग्रेज ने शाही फरमान, दोस्तों वही 1717 का शाही फरमान मिलेगा तो उसका स्थिति मजबूत होगा। और आपसी फूट का लाभ उठाकर दोस्तों अब आपस में ही राजा सब लड़ेंगे तो उसको तो फायदा होगा ना, बोला जाता है ना कि दो लोग यदि लड़ेगा तो तीसरा को फायदा होगा, वही हुआ। और भारत में अपने साम्राज्यवादी बही खाते की सबसे बड़ी संपत्ति बना लिया। दोस्तों वो अपना साम्राज्य का सबसे बड़ी मात्रा में धन एक यहां से लेके गया अंग्रेज। तो दोस्तों आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, धन्यवाद। और दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसके आगे हम क्या लेके आए आपके लिए हिस्ट्री के लिए। और दोस्तों
ये दोस्तों जितना भी हम हिस्ट्री का सेशन लेके आ रहे हैं ये आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी बाकी जितना आपका एग्जाम है सभी एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही। तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं तक होती है, आगे की कक्षा आगे की क्लास में होगी। धन्यवाद।